पर अपनी क्लास 9th के प्यारे बच्चों के साथ बात कर रहे हैं। और क्लास 9th के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए एक बहुत ही हमारा महत्वपूर्ण अध्याय है, उसको हम लोग आप सभी के सामने पेश कर रहे हैं। चैप्टर का नाम आप सभी के सामने लिखा ही हुआ है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं। हमारे अध्याय या फिर हमारे चैप्टर का नाम है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। हमारी आज की इस क्लास में हम लोग आप सभी के साथ बहुत सारी बातों को डिस्कस करने वाले हैं और मुख्य तौर पर ये जो सारी की सारी हमारी बातें होंगी ये दो शब्दों पर टिकी हुई हैं। सबसे पहला आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहां पर हम इसे कह रहे हैं वनस्पति और दूसरा हम लोग कह रहे हैं वन्य प्राणी। अगर मैं आपसे पूछूं कि वनस्पति का मतलब क्या होता है तो आप में से अधिकतर बच्चे कहेंगे सर हम तो वनस्पति का घी खाते हैं, है ना। वनस्पति का मतलब क्या होता है दोस्तों? अगर हम वनस्पति को सीधे सरल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं तो वनस्पति का मतलब होता है कि हमारे आसपास मौजूद जितने भी पौधे होते हैं या फिर हमारे आसपास मौजूद जितने भी पेड़ होते हैं, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? वनस्पति के तौर पर इनको जानते हैं। और वन्य प्राणी का मतलब क्या हुआ? भाई हमारे आसपास मौजूद जितने भी पेड़ हैं, है ना, और जितने भी हमारे पौधे हैं, और मुख्य तौर पर हमारे ये जो पेड़ और पौधे हैं हमें कहाँ दिखते हैं? हमारे ये मुख्य तौर पर पेड़ और पौधे हमें अलग अलग जंगलों में दिखते हैं। और जंगलों के अंदर ही हमें एक और चीज दिखती है, जंगलों में हमें अलग अलग प्रकार की वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे तो दिखते ही हैं, उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जंगलों के अंदर हमें भिन्न भिन्न प्रकार के हमारे क्या दिखते हैं दोस्तों? आप देखते हैं कि वन्य प्राणी दिखते हैं। वन्य प्राणी का मतलब क्या है? कि हमारे जानवर, है ना। तो हमारा ये जो पूरा का पूरा अध्याय है इसी बात पर आधारित है कि हमारे प्यारे भारत के अंदर हमें किन किन प्रकार की वनस्पतियां देखने को मिल जाती हैं, ये कौन कौन से क्षेत्रों में देखने को मिल जाती हैं, और उसी के साथ साथ इन जंगलों में और इन प्रकार के वनों में हमें किस प्रकार के जानवर देखने को मिलते हैं। तो वनस्पति का मतलब हुआ पेड़ पौधे, वन्य प्राणी का मतलब हुआ जानवर। तो भारत के अंदर मुख्य तौर पर हमारे जितने भी जंगल हैं, जितने भी वन हैं, इनके अंदर मौजूद जो अलग अलग वनस्पतियां हैं, इनके प्रकारों को देखेंगे, इनके नामों के बारे में, इनकी विशेषताओं के बारे में देखेंगे। और उसी के साथ साथ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि इन अलग अलग जंगलों में, अलग अलग जंगलों के प्रकारों में, अलग अलग वनस्पतियों के अंदर हमें कौन कौन से प्रकार की हमें भिन्न भिन्न वन्य प्राणी या फिर जानवर देखने को मिलते हैं। चलिए दोस्तों, आप सभी के साथ अपनी आज की इस क्लास को बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग शुरू कर देते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हमारी आज की क्लास में आप और मैं क्या अध्ययन करने वाले हैं, है ना, किस चीज को हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग सबसे पहले ये जो शब्द आपके सामने लिखा है प्राकृतिक वनस्पति, इसका अर्थ क्या होता है ये समझेंगे, है ना। सबसे पहले यही समझने की कोशिश करेंगे कि प्राकृतिक वनस्पति होती क्या है, प्राकृतिक वनस्पति से क्या तात्पर्य है। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे आप सभी के साथ वनस्पति जात या फिर वनस्पति की जातियों के बारे में डिस्कशन करेंगे कि भारत के अंदर हमारे पास मुख्य तौर पर कितनी प्रकार की वनस्पतियां मौजूद हैं, भारत में कहां कहां पर ये उपस्थित हैं, उसको देखेंगे। फिर हम लोग प्राणी जात के बारे में देखेंगे कि हमारे जंगलों में मौजूद जो जानवर होते हैं ये मुख्यतः कितने प्रकार के हैं, इनको देखेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे कि वनस्पति को और उसी के साथ साथ हमारे जो प्राणी होते हैं या फिर जो हमारे जीव जंतु होते हैं उनको क्या क्या चीजें प्रभावित करती हैं, ठीक है। और फिर ये जो हमारी वनस्पति जगत है इसके अलग अलग प्रकारों को डिस्कस करेंगे कि भारत में हमारे पास भिन्न भिन्न प्रकार की हमारी क्या है वनस्पतियां हैं, इनके प्रकार को हम लोग एक एक कर आप सभी के सामने रखते चलेंगे। हमारी ये क्लास बहुत ही सीधे सरल तौर पर आपके सामने शेयर की जाएगी और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग हर तथ्य को डिस्कस करते रहेंगे। आपको इस क्लास को शुरू से लेकर आखिर तक करना होगा और किसी भी तरीके का कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन अपने समक्ष नहीं आने देना होगा। सो लेट्स बिगिन द क्लास। आपके साथ करते हैं अपनी आज की इस क्लास को शुरू दोस्तों। बहुत मजा आएगा और बहुत आनंदित तरीके से हम लोग इस बिंदु को पढ़ेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है प्राकृतिक वनस्पति, क्या मतलब होता है चलिए देखते हैं। देखिए, वो वनस्पति या फिर हमारे वो पेड़ पौधे जो बिना किसी मानवीय सहायता के अपने आप उगते हैं, है ना। आप देखते हैं कि हमारे पास बहुत से ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो मुख्य तौर पर किसी मानवीय हस्तक्षेप के बिना, कि मनुष्य ने ना तो उनको उगाया है, ना तो उनमें पानी डाला है, ना तो उनका रखरखाव करा है, ऐसे हमारी वनस्पतियां, ऐसे हमारे पेड़ पौधे जो मुख्य तौर पर बिना किसी मानवीय सहायता के अपने आप उगे हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। अब ये जो जंगल आपका होता है, इन जंगलों को क्या मनुष्यों ने बसाया है? नहीं, आपको पता है कि ये प्रकृति ने, नेचर ने खुद ही बसाए हैं। मनुष्य ने इन पेड़ पौधों को, इन वनस्पतियों को बिल्कुल भी नहीं बसाया या फिर नहीं उगाया है। हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक वनस्पति की। प्राकृतिक वनस्पति या फिर प्राकृतिक पेड़ पौधे हमारे ऐसी वनस्पतियां होती हैं जो बिना मानवीय हस्तक्षेप के या फिर बिना मानव की मदद के आप देखते हैं कि उगी हैं, और आप देखते हैं कि इन्हीं को हम लोग प्राकृतिक वनस्पति के तौर पर जानते हैं।
इस वनस्पति पर आप देखते हैं कि लंबे समय तक मानव का प्रभाव नहीं पड़ा, है ना। आप देखते हैं कि इन वनस्पतियों पर ये काफी सालों पहले उगी हैं और आप देखते हैं कि मनुष्य का इन वनस्पतियों पर काफी लंबे समय तक कोई प्रभाव नहीं पड़ा और आप देखते हैं कि ये मानवों से बहुत अछूती रही, है ना। तो हमारे जितने भी जंगल हैं ये मुख्य तौर पर हमारी प्राकृतिक वनस्पति के ही प्रकार हैं। आप देखते हैं कि ना तो इनको मनुष्य ने उगाया है और बहुत लंबे समय तक आप देखते थे कि मनुष्य जंगलों में नहीं जाते थे और आप देखते हैं कि मनुष्य से अछूते रहे हैं, है ना। तो प्राकृतिक वनस्पति क्या होता है उसको हमने देखा, उसकी परिभाषा और उसके अर्थ को हमने आप सभी के साथ डिस्कस किया। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हमारे पेड़ पौधे, ऐसी हमारी वनस्पतियां जो बिना मानव के हस्तक्षेप के, बिना मानव की मदद के उगी हैं, उन्हीं को हम लोग प्राकृतिक वनस्पतियां कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहां से डिस्कशन करते हैं वनस्पति जात के बारे में, या फिर डिस्कशन करते हैं कि हमारे प्यारे भारत के अंदर हमें कितने प्रकार की वनस्पतियों के रूप देखने को मिलते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग देखें कि किसी भी क्षेत्र का, है ना, देखिए दोस्तों कि किसी भी क्षेत्र या फिर वहां पर जो काल होता है वहां पर हमें अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां मिलती हैं। अगर आप लोग दुनिया के अंदर देखें, अमेरिका के अंदर मिलने वाले जो पेड़ पौधे हैं वो भारत के पेड़ पौधों से अलग होंगे। अफ्रीका के अंदर हमें अलग प्रकार के पेड़ पौधे मिलेंगे। आप यूरोप के अंदर अलग प्रकार के पेड़ पौधों को देखेंगे। तो हर क्षेत्र के अंदर हर एक, आप क्या देखते हैं कि सीमा वाले हर एक क्षेत्र के अंदर, हर एक देश या फिर हर एक राज्य के अंदर आप भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियों को देखते हैं, है ना। और आप क्या देखते हैं कि काल के हिसाब से, काल का मतलब क्या है कि समय के हिसाब से, भारत के अंदर सर्दियों में अलग प्रकार की वनस्पतियां उगती हैं, भारत में गर्मियों में अलग प्रकार की वनस्पतियां या फिर पेड़ पौधे उगते हैं, बारिश के समय हम देखते हैं कि हमारे पास अलग प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं। तो वनस्पति का मतलब क्या हुआ, हमारे पेड़ पौधे। और अगर हम लोग भारत के संदर्भ में देखें या फिर दुनिया के संदर्भ में देखें तो हम ये देखते हैं कि मुख्य तौर पर हमें भिन्न भिन्न प्रकार की हमारी वनस्पतियां दिखती हैं और ये समय के हिसाब से अलग अलग दिखती हैं। मौसम के हिसाब से सर्दी में ये अलग रूप में दिखती हैं, गर्मी में ये अलग प्रकार की दिखती हैं और बारिश की हमारे अंदर आप देखते हैं कि ये हमें अलग प्रकार की दिखती हैं, है ना। और सामूहिक रूप से इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये जो हमारे अलग अलग प्रकार के जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, है ना, अब अलग अलग प्रकार के हमारे जितने भी पेड़ पौधे दिखते हैं इनको सामूहिक तौर पर क्या कहा जाता है, वनस्पति जात कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हमारे ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे आपको अलग अलग मौसमों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में दिखते हैं, इन सभी को जब हम सामूहिक तौर पर पुकारते हैं तो इनको हम लोग वनस्पति जात कहते हैं। सबसे पहले हमने आपके साथ प्राकृतिक वनस्पति को पढ़ा था। प्राकृतिक वनस्पति का मतलब हमारे वो पेड़ पौधे जो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगे हैं। हमारे जितने भी जंगल हैं वो प्राकृतिक वनस्पति के उदाहरण हुए। यहां पर हम बात कर रहे हैं वनस्पति जात के बारे में। इसका मतलब हुआ कि हमारे आसपास मौजूद जितने भी हमारे अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे हैं और वो जिस जिस समय के अंदर उगते हैं, उन सभी को जब हम सामूहिक तौर पर एक शब्द में पुकारना चाहते हैं, अलग अलग पेड़ पौधे, यहाँ पर गुलाब है, लीची है, अलग अलग प्रकार के आप पेड़ पौधों को देख रहे हैं, इनको जब हम सामूहिक तौर पर पुकारते हैं तो इनको हम लोग वनस्पति जात के तौर पर याद करते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब वनस्पति जात से आप सभी को लेकर चलेंगे अपने अगले बिंदु की तरफ, जिसको हम लोग किस नाम से पुकार रहे हैं, जिसको हम लोग प्राणी जात के नाम से पुकार रहे हैं। क्या होती है प्राणी जात, चलिए एक एक कर डिस्कस कर लेते हैं कि प्राणी जात का मतलब क्या है कि किसी विशेष क्षेत्र, है ना, कि किसी विशेष क्षेत्र, किसी देश, किसी राज्य, किसी शहर के अंदर और किसी काल, किसी निश्चित काल के अंदर आप देखते हैं कि जंतुओं की जो प्रजातियां होती हैं उनके सामूहिक रूप को हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग प्राणी जात कहते हैं। अब भारत के अंदर अगर हम लोग देखें, क्या हमारे पास सिर्फ एक ही प्रकार के जानवर हैं, क्या हमारे पास सिर्फ एक ही प्रकार के पशु हैं? ऐसा नहीं है। आप देखते हैं कि हमारे पास भारत के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के हमारे जानवर मौजूद हैं और आप देखते हैं कि अलग अलग शहर में, अलग अलग राज्यों में अलग तरीके से होते हैं। असम के अंदर हमें एक सूंड वाला गेंडा दिखता है, बंगाल के अंदर हमें बंगाल टाइगर दिखता है। उसी के साथ आप लोग देखते हैं कि मुख्य तौर पर गुजरात के अंदर हमें क्या दिखता है दोस्तों, गुजरात के अंदर हमें अपने हाथी दिखते हैं, केरल के अंदर हमें हमारे हाथी दिख जाते हैं। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि अलग अलग इलाकों में हमें अलग अलग प्रकार के जानवर मिलते हैं और जब हम इन सभी जानवरों को एक सामूहिक तौर पर पुकारते हैं, है ना, एक शब्द के तौर पर इनको पुकारते हैं। ये अलग अलग जानवर हैं, अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में बसे हुए हैं। इनको जब हम एक साथ देखते हैं तो हम इनको एक शब्द से पुकारते हैं और उसी शब्द को हम लोग प्राणी जात कहते हैं, है ना, कि जो आपके अलग अलग प्रकार के जानवर और जंतु हुए, इनकी जो अलग अलग प्रजातियां हैं, जब हम इनको सामूहिक रूप में देखते हैं तो हम इनको प्राणी जात कहते हैं। वनस्पति जात हमारे अलग अलग पेड़ पौधों का समूह, प्राणी जात हमारे अलग अलग जानवरों का समूह। किसी स्थान की वनस्पति के हमारे किसी स्थान पर मौजूद जो हमारे पेड़ पौधे हैं और वहां पर मौजूद जो हमारे क्या है, प्राणी जात हैं, यानी कि जो हमारे जानवर हैं, इनको प्रभावित करने वाले कारक होते हैं धरातल और जलवायु, है ना, कि किसी क्षेत्र के अंदर मौजूद जो वहां के जानवर हैं या फिर किसी क्षेत्र के अंदर मौजूद जो वहां की वनस्पतियां यानी कि वहां के पेड़ पौधे हैं वो प्रभावित हो सकते हैं, उनको नुकसान हो सकता है किस चीज से, धरातल से और उसी के साथ साथ वहां की जलवायु से।
अभी तक हमने प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है उसे देखा, उसके बाद फिर हम लोगों ने आप सभी के साथ मुख्य तौर पर वनस्पति जात क्या होती है उसको पढ़ा, और फिर अभी अभी हमने आपके साथ प्राणी जात का मतलब क्या होता है कि हमारे पास अलग अलग प्रकार की प्रजातियां हैं जानवरों की, इनका सामूहिक रूप ही हम लोग प्राणी जात के तौर पर इनको पुकारते हैं। अब हमारी ये जो वनस्पति जात है और हमारी ये जो प्राणी जात है, आप देखते हैं कि ये मुख्य तौर पर प्रभावित होती हैं दो चीजों से, एक को कहा जाता है धरातल और दूसरे को कहा जाता है जलवायु। कैसे जलवायु और धरातल हमारी वनस्पतियों को, हमारे पेड़ पौधों को और हमारे जानवरों को प्रभावित कर सकती है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं, है ना। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि किसी भी स्थान की जो आपकी वनस्पति है और किसी भी स्थान के अंदर हमारे जो प्राणी जात हैं, यानी कि हमारे जो भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर हैं, उनको प्रभावित करने में योगदान देता है वहां का धरातल, यानी कि वहां की भूमि। धरातल का मतलब हुआ वहां की जमीन, वहां की भूमि, और वहां की जलवायु। जलवायु का मतलब वहां की आबो हवा, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि वहां का क्लाइमेट, है ना। तो किसी भी क्षेत्र की जो भूमि होगी और किसी भी क्षेत्र की जो आप देखते हैं कि जलवायु होगी, वो क्या कर सकती है, वो आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर वहां पर मौजूद जो हमारे वनस्पति हैं और उसी के साथ साथ जो वहां पर मौजूद हमारे जानवर हैं उनको प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करती है, सबसे पहले डिस्कशन करेंगे धरातल का, या फिर जिसे हम लोग भूभाग कह रहे हैं, जमीन जिसे हम लोग पुकारते हैं, जमीन के तौर पर जिसे हम लोग जानते हैं। हम देखते हैं कि जो हमारा ये भूभाग है या फिर ये जो हमारा धरातल है, हमारी जो जमीन है, ये हमारी प्राकृतिक वनस्पति पर क्या करती है, सीधा प्रभाव डालती है। हमारे पेड़ पौधे उगते कहां पर हैं, आप सभी को पता है कि आसमान में तो उगते नहीं है। हमें पता है कि हमारे जितनी भी ये वनस्पतियां होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, ये जमीन पर, धरातल पर या फिर भूभाग पर उगते हैं, है ना। और अगर आपकी जमीन क्या है दोस्तों, समतल है और उपजाऊ है, ऐसी जमीन, ऐसा है अगर आपका धरातल जो समतल है, सपाट है, उबड़ खाबड़ नहीं है, ऐसी कोई जमीन, ऐसा कोई भूभाग, ऐसा कोई धरातल जो समतल है और जहां पर उपजाऊपन दिखता है, यानी कि जहां पर अगर आप वनस्पतियों को उगाते हैं या फिर वनस्पतियां उगती हैं, वहां की जमीन अगर ज्यादा शक्तिशाली है, तो आप देखते हैं कि वहां पर मुख्य तौर पर क्या होता है कि वहां पर अच्छी प्रकार की वनस्पतियां उगती हैं, उसे कृषि के लिए आप देखते हैं कि प्रयोग में लाया जाता है ना। तो ये जो आपकी धरातल है, बिल्कुल सपाट आपको मैदान दिख रहा है दोस्तों, एकदम चटियल मैदान है ना, आपको दिख रहा है एकदम चपटा है, एकदम एकदम समतल मैदान है, और यहां पर आप लोग क्या देख सकते हैं कि ये क्षेत्र उपजाऊ भी है। तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छी मात्रा में आप लोग देखते हैं कि यहां पर बहुत अच्छी मात्रा में वनस्पति को उगाया जाता है और ऐसे ही इलाकों में कृषि की जाती है। और यदि आपका इलाका समतल नहीं है, मान लीजिए कि अगर आपकी जो जमीन है, आपका जो भूभाग है, आपका जो धरातल है, वह वो समतल नहीं है, तो वहां पर घास के मैदान आप देखते हैं कि नहीं उगता, वहां पर आप लोग क्या देखते हैं कि वहां पर जंगल पनपने की संभावना हो जाती है। तो जो आपके बिल्कुल मैदानी क्षेत्र होता है, वहां पर आप लोग देखते हैं कि वो कृषि योग्य बन जाता है, वहां पर खेती होती है। वहीं जो हमारे उबड़ खाबड़ क्षेत्र होते हैं दोस्तों, जहां पर आप लोग देखते हैं कि कभी ऊपर जाया जा रहा है, कभी नीचे जाया जा रहा है, तो ऐसे क्षेत्र के अंदर हम लोग देख लेते हैं कि वो इलाका क्या बन जाता है, वो जंगल के रूप में आपको बनता हुआ दिखता है, जंगल के रूप में परिवर्तित होने की संभावना उसकी बन जाती है। अच्छा, अभी हम लोग देख रहे हैं कि कैसे जो आपकी धरातल है या फिर जो आपकी जमीन है, वो प्रभावित करती है आपकी वनस्पति को, और उसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि वहां पर मौजूद हमारे प्राणियों को या फिर जानवरों को। तो हमने देखा कि अगर आपकी जमीन सपाट होगी, समतल होगी, तो वहां पर हम कृषि कर सकते हैं, वहां पर हम लोग खेती कर सकते हैं। और अगर वो समतल नहीं होगी, हाँ वो अगर उपजाऊ होगी भी, तो आप देखते हैं कि वो जंगल में परिवर्तित हो जाती है। अगर आपकी जमीन उबड़ खाबड़ है, तो आप देखते हैं कि वहां पर वनस्पति तो उगेगी, लेकिन वो एक जंगल के रूप में आपको दिखेगी। अच्छा, हर एक इलाके के अंदर आपको अलग अलग प्रकार की मृदा यानी कि मिट्टी मिलती है ना। आपको पता है दोस्तों कि भारत के अंदर या फिर दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर हर क्षेत्र की अपनी मिट्टी होती है। और आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर राजस्थान के अंदर हमें बलुई मिट्टी दिखती है, गुजरात के अंदर काली मिट्टी दिखती है, यूपी बिहार के अंदर हमें जलोढ़ मिट्टी दिखती है। तो हर एक इलाके के अंदर हमें एक अलग प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि मुख्य तौर पर ये जो आपकी अलग अलग प्रकार की मिट्टियां हमें अलग अलग क्षेत्रों में दिखती हैं, इसकी वजह से भी आप लोग देखते हैं कि हमारी वनस्पतियां प्रभावित होती हैं, है ना। आप देखते हैं कि जो हमारी बलुई मिट्टी है ना, कि हर एक प्रकार की मिट्टी में हम कुछ अलग प्रकार के पौधों को उगा सकते हैं। जैसे हमारी जो बलुई मिट्टी है, जो बालू होता है, जो रेत होता है, उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि उसके अंदर सिर्फ एक ही प्रकार की वनस्पति या फिर पौधा उग सकता है, जिसे हम लोग कैक्टस कहते हैं, है ना। अब हम जलोढ़ मिट्टी में इसको उगाएंगे तो नहीं उग सकता। तो किसी क्षेत्र की जो मिट्टी होती है ना, अगर देखें तो अगर जमीन सपाट होगी तो वहां पर आप लोग देखते हैं कि जमीन सपाट होने की वजह से वहां पर उपजाऊपन आपको दिखेगा, तो वहां पर वनस्पति का अलग रूप दिखता है। और वहीं जमीन पर आपको मिट्टी दिखती है, जमीन के ऊपर, जमीन के अंदर आपको मिट्टी दिखती है, मृदा दिखती है,
और ये मृदा जिस जिस रूप में होगी उसी प्रकार की आप देखते हैं कि हम वनस्पतियों को उगते हुए वहां पर देखते हैं। जैसे बलुई मिट्टी जो होगी वहां पर हम बबूल और कैक्टस जो होता है दोस्तों, इस प्रकार के क्या है, इस प्रकार के पौधों को आराम से पनपते हुए देखते हैं। वहीं अगर हमारे पास दलदली मिट्टी हुई, दलदली मिट्टी का मतलब हुआ कि जहां पर ज्यादा पानी की मात्रा होती है, जो आपको नदियों के किनारे दिखता है, तो जहां पर आपको दलदली मिट्टी दिखती है वहां पर हम लोग क्या देखते हैं, वहां पर हम लोग मैंग्रोव वनस्पति को उगते हुए देखते हैं। मैंग्रोव वनस्पति एक ऐसी वनस्पति होती है दोस्त जिसका आधा भाग तो जमीन के अंदर पानी में होता है और आधा भाग आप देखते हैं कि जमीन के ऊपर होता है। तो किसी क्षेत्र की जो मिट्टी होती है, मृदा होती है, वो भी वहां की वनस्पति को प्रभावित करती है। और जैसे हमने देखा कि अगर आप लोग रेगिस्तानी इलाके में हैं, बलुई मिट्टी आपके पास है, तो वहां पर अलग प्रकार के पौधे उगेंगे, अलग प्रकार की वनस्पति उगेगी। वहीं अगर आप लोग दलदलीय क्षेत्र में हैं, दलदली मिट्टी आपके आसपास है, तो आप देखते हैं कि वहां पर अलग प्रकार की हमारे मैंग्रोव वन उगेंगे, है ना। तो हर क्षेत्र की जो मिट्टी होती है वो भी क्या कर देती है, वो वहां की वनस्पति को सीधे तौर पर आप लोग देखते हैं कि प्रभावित करती है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो आपका तापमान है या फिर क्या है दोस्तों, जलवायु है ना, कि किसी क्षेत्र के अंदर गर्मी सर्दी वहां पर मौजूद देखते हैं कि उच्च का तापमान या फिर निम्न तापमान वो क्या करता है, वो उस इलाके की वनस्पति को और वहां पर मौजूद जो हमारे अलग अलग प्राणी होते हैं, जानवर होते हैं, उनको क्या करता है, प्रभावित करता है। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों कि किसी भी स्थान पर आप देखें कि किसी भी स्थान पर पाई जाने वाली जो आपकी वनस्पति होती है और इसके जो प्रकार होते हैं वो मुख्य तौर पर किस चीज से प्रभावित होते हैं, वो वहां के तापमान और वहां की आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब क्या होता है कि हवा में पानी की उपस्थिति, हवा में नमी, है ना, हवा में पानी की उपस्थिति से आप देखते हैं कि उस इलाके की जो वनस्पतियां होती हैं वो आपको प्रभावित होते हुए दिखती हैं। अभी तक हमने ये देखा कि मुख्य तौर पर किसी भी वनस्पति को प्रभावित करने के दो कारक हैं या फिर दो वजह है। सबसे पहला कारक है दोस्तों कि वहां की जो जमीन है, और जमीन कैसे प्रभावित हो रही है कि अगर आपकी जमीन उबड़ खाबड़ है और वहां पर अगर समतल मैदान है तो आप देखते हैं कि वो प्रभावित होती है, और उसी के साथ साथ जमीन पर मौजूद जो मिट्टी है वो वहां की हमारी क्या है, वनस्पति को प्रभावित करती है। अब जो हमारी ये जलवायु है, ये वहां के तापमान, वो किसी इलाके के तापमान और वहां की आर्द्रता से प्रभावित होती है। यदि अधिक तापमान होगा, मान लीजिए कि अगर कोई क्षेत्र है जहां पर तापमान अधिक है, यानी कि 45 डिग्री के आसपास है या फिर आप देखते हैं कि 40 डिग्री के आसपास है, तो आप देखते हैं कि ऐसे में अधिक आर्द्रता के मेल वाली जगह पर आपको सदाबहार वन दिख जाते हैं। तो ऐसा अगर कोई क्षेत्र है जहां पर ज्यादा तापमान है और जहां पर आप देखते हैं कि हवा के अंदर पानी की उपस्थिति है, जहां बारिश भी अच्छी होती है, तापमान ज्यादा है लेकिन बारिश भी अच्छी होती है, तो आप देखते हैं कि वहां पर आपके क्या हो जाते हैं दोस्तों, सदाबहार वन। सदाबहार वन का मतलब कि साल के 12 महीने आप देखते हैं कि यहां पर हमें इस प्रकार की वनस्पतियां देखने को मिल जाती हैं। तो ऐसे हमारे क्षेत्र जहां पर तापमान ज्यादा है और जहां पर बारिश भी अच्छी होती है, तो हम देखते हैं कि वहां पर हमें बहुत ज्यादा हरियाली वाले सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। सदाबहार वन का मतलब साल के 12 महीने आपको क्या दिखता है दोस्तों, मुख्य तौर पर आपको दिखती है कि वहां पर हरियाली है। लेकिन कोई ऐसा क्षेत्र जहां पर ज्यादा तापमान है, कोई ऐसा इलाका जहां पर गर्मी तो बहुत ज्यादा पड़ रही है, लेकिन गर्मी पड़ने की वजह से वहां पर बारिश भी कम हो रही है, जैसे हमारे राजस्थान का इलाका हुआ है ना, तो आप क्या देखते हैं कि जो हमारा राजस्थान का क्षेत्र है वहां पर गर्मी आपको दिखता है कि 45 डिग्री, कभी कभार तो 50 डिग्री के आसपास भी पहुंच जाती है। आप देखते हैं कि ऐसे भारत के इलाके जहां का टेम्परेचर ज्यादा है लेकिन वहां पर कम आर्द्रता है, या फिर आप कहें कि वहां पर कम बारिश होती है, तो ऐसे इलाके के अंदर आप लोग क्या देखते हैं दोस्तों की झाड़ेदार कांटेदार झाड़ियां दिखती हैं। देखिए सिर्फ किसी इलाके का जो तापमान है कि वहां पर ज्यादा तापमान और बारिश की वजह से आप देख रहे हैं कि वहां पर हमें अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां देखने को मिल रही हैं। एक ऐसा इलाका जहां पर ज्यादा तापमान है, ज्यादा बारिश हो रही है, तो वहां पर सदाबहार वन है, हरियाली ही हरियाली है। ऐसा इलाका जहां पर तापमान ज्यादा है अपितु बारिश कम हो रही है, वहां पर हमने कांटेदार झाड़ियों को देखा। तो किसी भी इलाके के अंदर हम मुख्य तौर पर देखते हैं कि जो वहां पर मौजूद हमारी तापमान होती है और बारिश की उपस्थिति होती है, वो वहां पर मौजूद जो हमारी वनस्पति होती है उसको प्रभावित करती है। एक और चीज है जिसे कहा जाता है सूर्य का प्रकाश, है ना, सनलाइट। ये क्या करती है दोस्तों, ये भी मुख्य तौर पर हमारी जो क्या होता है वनस्पतियां होती हैं उनको प्रभावित करती हैं कि किसी स्थान पर मिलने वाले सूर्य की प्रकाश की मात्रा और अवधि क्या है दोस्तों, मुख्य तौर पर क्या कर देती है, वहां पर मौजूद जो वनस्पतियां होती हैं उनको प्रभावित करती हैं। तो अगर किसी क्षेत्र में सूरज की रोशनी अच्छी मात्रा में होगी, संतुलित मात्रा में होगी, तो उस क्षेत्र के अंदर, उस शहर के अंदर, उस राज्य के अंदर अच्छी वनस्पतियां दिखेंगी, हरियाली दिखेगी। और जहां पर आप देखते हैं कि सूरज की रोशनी की मात्रा जरूरत से ज्यादा हो जाए या फिर जरूरत से कम हो जाए, तो वहां पर हम क्या देखते हैं कि वहां पर हमें अलग प्रकार की वनस्पतियां देखने को मिलती हैं, है ना।
कि गर्मी के मौसम में अगर आप देखें कि सूर्य का प्रकाश अधिक देर तक मिलता रहता है, इसलिए गर्मी के मौसम में हम लोग देखते हैं कि पेड़ तेजी से बढ़ते हैं। जैसे आपको और हमको अपने आप को बढ़ाने के लिए कि अगर आप चाहते हैं कि आप हष्ट पुष्ट हो, आपकी लंबी हाइट हो, आपका एक सुडौल जिस्म हो, सुडौल आपका शरीर हो, बॉडी हो, तो उसके लिए क्या करना होता है दोस्त? उसके लिए आपको मुख्य तौर पर अच्छा खाना खाना होता है, संतुलित आहार करना होता है। ऐसे ही जो हमारी वनस्पतियां होती हैं, अगर इनको अच्छे रूप में परिवर्तित होना है तो इनके पास क्या होनी चाहिए? इनके पास सूर्य की अच्छी उपस्थिति होनी चाहिए। तो अगर सूर्य का प्रकाश आप देखते हैं कि हमारे पौधों को मिलता है तो ये तेजी से आपको दिखता है कि ग्रो होते हैं और बहुत तेजी से बढ़ते चले जाते हैं। तो गर्मी के अंदर हम देखते हैं कि अधिकतर जो हमारे पौधे होते हैं उनका आकार आपको तेजी से बढ़ता हुआ दिखता है। तो किसी इलाके के अंदर मुख्य तौर पर हमने देखा कि वहां पर मौजूद जो तापमान है और वहां पर जो बारिश है वो वहां की वनस्पतियों को प्रभावित करती है, और उसी के साथ साथ जो सूरज की रोशनी वहां पर मिलती है वो किस इलाके के अंदर क्या है, अलग अलग वनस्पतियों को दिखाती है। तो एक ऐसा इलाका जहां सूरज की रोशनी संतुलित मात्रा में है, अच्छी मात्रा में मौजूद है, तो वहां पर वनस्पतियां तेजी से ग्रो करती हैं। वहीं ऐसे क्षेत्र जो बहुत ठंडे हैं, जहां धूप की उपस्थिति बहुत कम है, वहां पर आप क्या देखते हैं कि वहां पर हमारी जो वनस्पतियां होती हैं वो हमें कुछ अलग प्रकार से दिखती हैं, उनकी स्थिति थोड़ी अलग दिखती है। अब एक और चीज है दोस्तों जिसे हम लोग कह रहे हैं वर्षण, है ना। इसका मतलब क्या होता है, चलिए देख लेते हैं कि किसी क्षेत्र के अंदर जो बारिश है ना, बारिश वो भी क्या करती है, जैसा हमने आपको बताया कि किसी क्षेत्र के अंदर जो भारी बारिश होती है वहां पर हमें घनी वनस्पति देखने को मिलती है। भाई जितना ज्यादा पानी उतनी अच्छी वनस्पति, उतने अच्छे हमें पौधे मिलते हैं। तो ऐसे किसी इलाके के अंदर अगर हम देखें कि जहां पर अच्छी मात्रा में बारिश होती है तो वहां पर आप लोग क्या देखते हैं, घनी वनस्पति या फिर अच्छे खासे पौधों को देखते हैं। वहीं ऐसा कोई इलाका जहां पर अल्पवृष्टि होती है, अल्पवृष्टि का मतलब कि जहां पर बहुत कम बारिश होती है, तो आप लोग क्या देखते हैं, वहां पर आप लोग मुख्य तौर पर कांटेदार झाड़ियों को देखते हैं। तो दुनिया के ऐसे इलाके, जैसे आप अगर सहारा का रेगिस्तान देखें, ये दुनिया का क्या है दोस्तों, सबसे बड़ा रेगिस्तान आपको दिखता है। ऐसी भारत में आपको यहाँ पर थार रेगिस्तान दिखता है, ऑस्ट्रेलिया का ये रेगिस्तान आपको दिखता है। ऐसे आप देखते हैं मुख्य तौर पर ऑस्ट्रेलिया का क्या दिखता है आपको, ऑस्ट्रेलिया का रेगिस्तान दिखता है, चाइना का आपको गोबी रेगिस्तान दिखता है। तो ये अलग अलग डेजर्ट्स आपको दिख रहे हैं दोस्तों, है ना। अब इन इलाकों के अंदर अगर आप लोग देखें तो मुख्य तौर पर यहाँ पर आपको बहुत कम हरियाली देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। वहीं इन क्षेत्रों में आप देखते हैं कि बारिश की मात्रा अच्छी है, और इसी वजह से आप लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर ज्यादा अच्छी मात्रा में हमें क्या मिलती है, वनस्पतियां दिखती हैं। तो किसी क्षेत्र के अंदर जब ज्यादा बारिश होती है तो वहां पर अच्छी खासी हरियाली होती है, और जहां पर कम बारिश होती है, अल्प वृष्टि होती है, तो वहां पर हम लोग कांटेदार झाड़ियों को देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हम लोग एक शब्द को समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों, जिसको हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, जिसको हम लोग कह रहे हैं परितंत्र। क्या कहा जा रहा है, परितंत्र, है ना। परितंत्र या फिर पारितंत्र भी इसे कहा जाता है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा ये पारितंत्र क्या होता है, इसको समझते हैं, है ना। पारितंत्र का मतलब क्या है, इसे समझते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये हमारा बिंदु है दोस्तों। हम देखते हैं कि किसी भी क्षेत्र के पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अगर आप भारत के अंदर देखें, या फिर अपने शहर के अंदर देखें, अपने गांव के अंदर देखें, अपने आसपास के इलाकों के अंदर देखें, तो वहां पर मौजूद जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो जंतुओं पर, और जो जंतु हैं वो मुख्य तौर पर आपको क्या दिखते हैं, वो पेड़ पौधों पर निर्भर दिखते हैं। हमारा जो ये पूरा का पूरा अस्तित्व है, मनुष्य का, अलग अलग जानवरों का, हर एक पेड़ पौधे का जो ये अस्तित्व बना हुआ है वो इसीलिए बना हुआ है कि हम लोग एक दूसरे की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। हमें पेड़ पौधों से ऑक्सीजन मिल जाता है, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड से पेड़ पौधे जीवित रहते हैं। आप देखते हैं कि पेड़ पौधों को खाकर हमारे जानवर जीवित रहते हैं। तो हर एक चीज आपको क्या दिख रही है जो सृष्टि के ऊपर मौजूद है वो एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है। और अगर इनमें से कोई भी एक चीज कम होती है तो हमारा ये जो पारितंत्र है वो आपको प्रभावित होते हुए दिखता है। कि किसी भी स्थान पर पाए जाने वाले जो आपके अलग अलग जंतु यानी कि जानवर होते हैं, वहां पर मौजूद जो आपकी अलग अलग वनस्पतियां होती हैं, और वहां की जो पर्यावरण परस्पर निर्भरता होती है, उसी को हम लोग पारितंत्र कहते हैं। तो पारितंत्र का मतलब है कि किसी स्थान विशेष में, किसी भूमि विशेष में, किसी देश विशेष में, किसी शहर या फिर किसी राज्य में, वहां पर मौजूद जो अलग अलग जंतु हैं, वहां पर मौजूद जो हमारी अलग अलग पेड़ पौधे हैं, वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, है ना। आप देखते हैं कि हमारे अलग अलग प्रकार के जो आपको दिखता है कि जंतु हैं, और उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि हमारे पास अलग अलग प्रकार के जो हमारे पेड़ पौधे हैं ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते हैं। और इसी निर्भरता को हम लोग क्या कहते हैं, इसी निर्भरता को हम लोग पारितंत्र कहते हैं, है ना। और जितना अच्छा और जितना मजबूत पारितंत्र होगा, वो क्षेत्र कैसा होगा दोस्तों, आपको दिखता है कि वो क्षेत्र वह उतना ही ज्यादा संतुलित और बेहतर होगा। ठीक है, तो पारितंत्र का मतलब क्या है उसको हमने आपके सामने रखा कि किसी एक क्षेत्र विशेष के अंदर पाए जाने वाले जो आपके अलग अलग प्रकार के जानवर हुए, वहां पर मौजूद जो आपकी अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां हुई,
इन्हीं के बीच में जो परस्पर निर्भरता होती है, एक दूसरे के ऊपर आप देखते हैं कि ये टिके हुए होते हैं, इसी को हम लोग पारितंत्र कहते हैं। और एक बड़े पारितंत्र के अंदर आप लोग देखते हैं कि हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बायोम के नाम से भी पुकारते हैं। तो जो आपका एक बड़ा पारितंत्र होता है दोस्तों, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग बायोम के नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब तक हमने आपके साथ पारितंत्र होता क्या है वो देखा, वनस्पति क्या होती हैं, प्राकृतिक वनस्पति क्या होती हैं, वनस्पति को प्रभावित करने वाले जो हमारे कारक हैं, धरातल हुआ, उसी के साथ मिट्टी हुई, आप देखते हैं कि तापमान हुआ, वर्षण यानी कि बारिश हुई, उसको हमने अच्छे तरीके से समझा। अब भारत के अंदर मुख्य तौर पर पाई जाने वाली जो हमारी वनस्पतियां हैं और उनके जो प्रकार हैं उनको एक एक कर डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आप सभी के साथ और मुख्य तौर पर समझने की कोशिश करते हैं कि वनस्पति के जो हमारे पास अलग अलग प्रकार हैं उनको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि भारत में मुख्य तौर पर 5 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। हमारे देश में 5 प्रकार की हम अलग अलग क्या देखते हैं कि मुख्य तौर पर हमारे पास 5 प्रकार की कैटेगरीज हैं वनस्पतियों को लेकर या फिर हमारे पेड़ पौधों को लेकर। इनको क्या नाम दिया गया, चलिए एक एक कर देखते हैं। इनको कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन या फिर इन्हें वर्षा वन भी कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, भारत के अंदर हमारे पास 5 प्रकार के हमारे वनस्पतियां हमें दिखती हैं। सबसे पहली वाली वनस्पति को हम लोग कहते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन या फिर वर्षा वन। दूसरी प्रकार की जो हमारी वनस्पति का प्रकार है उसे कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ये क्या होती है उसको हम आगे देखेंगे, अभी तो सिर्फ इनके नाम पढ़ते हैं। तीसरे प्रकार का जो हमारा वन होता है उसे कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियां, और चौथा होता है पर्वतीय वन जो पहाड़ों में दिखता है, और 5वां होता है हमारा मैंग्रोव वन। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग देखते हैं कि क्या होता है दोस्तों, हमारी 5 प्रकार की वनस्पतियां भारत में हमें दिखती हैं। आप देख रहे हैं कि उष्ण कटिबंधीय, आप क्या देखते हैं कि हमारे पर्वतीय वन होते हैं, ये रहे पर्वतीय वन। उसी के बाद आप देखते हैं कि हमारे वर्षा वन यानी कि सदाबहार वन होते हैं। उसी के साथ आप लोग देख रहे हैं कि हमारी कटीली झाड़ियां आपको दिखती हैं, और उसी के साथ आप देखते हैं कि हमारे पर्णपाती वन आपको दिखते हैं और हमारे मैंग्रोव वन हमें दिखते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के हमें क्या दिखते हैं दोस्तों, हमारे पौधे दिखते हैं, हमारी वनस्पतियां दिखती हैं। इनके नाम इस प्रकार से हैं, आपको याद कर लेने हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, इनको वर्षा वन भी कहा जाता है, ये कुछ इस प्रकार के होते हैं। उसी के बाद आप देख पा रहे हैं कि उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ये आपको किस प्रकार से दिखते हैं दोस्तों, कुछ इस प्रकार के दिखते हैं, आप देख पा रहे हैं। उसी के साथ उष्ण कटिबंधीय कटीले वन है ना, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन ये रहे, सॉरी उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन ये रहे। ये आपकी पर्वतीय वन है दोस्तों, ये आपके पर्वतीय वन है, और ये आपकी कटीली झाड़ियां हैं, और ये आपके मैंग्रोव वन कहलाते हैं। तो क्या होते हैं ये और क्या होती है इनकी एग्जैक्ट विशेषताएं, उनको एक एक कर डिस्कस करेंगे। भारत में हम लोग मुख्य तौर पर हमारे पास 5 प्रकार की जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं उनका डिस्कशन कर चुके हैं। शुरुआत करते हैं सबसे महत्वपूर्ण हमारा सबसे पहला जो है दोस्तों उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के साथ। ठीक है, शुरुआत करते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन या फिर जिसे हम लोग वर्षा वन भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, वर्षा वन। तो अगर आप इसी शब्द को याद रख लेंगे वर्षा वन को, तो आपके लिए इसको याद करना और समझना बहुत ही सरल रहेगा। भाई ऐसे भारत के इलाके जहां पर हम अत्यधिक वर्षण या फिर बारिश होते हुए देखते हैं, भारत के ऐसे क्षेत्र जहां पर अत्यधिक मात्रा में बारिश होती है और जहां पर ज्यादा बारिश होती है, आपको पता है कि वहां पर ज्यादा वनस्पतियां उगती हैं या फिर वो सदाबहार वनस्पतियां कहलाती हैं। साल के 12 महीने वहां पर अच्छी मात्रा में बारिश होती है, तो साल के 12 महीने आप क्या देखते हैं कि वहां पर हमें वन दिखते हैं या फिर हमें अच्छी प्रकार की वनस्पतियां दिखती हैं। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं कि भारत के अंदर जो हमारे जो हमने अपनी वनस्पतियों को बांटा है उनको 5 कैटेगरीज में बांटा है। सबसे पहली कैटेगरी कहलाती है, सबसे पहली श्रेणी कहलाती है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ये आपके उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन वो इलाके हैं जहां पर आप लोग बहुत ज्यादा बारिश होते हुए देखते हैं, और इन्हीं को हम लोग सदाबहार वन के तौर पर पुकारते हैं, इन्हीं को हम लोग सदाबहार वन कहते हैं। भारत में जो हमारा पश्चिमी घाट हुआ, असम के जो हमारे ऊपरी इलाके हुए है ना, अगर हम आपको मानचित्र से दिखाएं दोस्तों, चलिए देखते हैं कि भारत के अंदर हमारा जो असम राज्य हुआ, उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि असम के आसपास ये नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ये जो हमारे उत्तर पूर्व के राज्य हुए, उसी के साथ हमारा लक्षद्वीप इलाका हुआ, हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड हुआ, है ना, और हमारे जो तमिलनाडु के आसपास के जो तटीय क्षेत्र हैं, यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, यहां पर हम लोग इस प्रकार के हमारे सदाबहार वनों को देखते हैं। तो सदाबहार वन मुख्य तौर पर हमें भारत में दिखाई मिलने वाले एक हमारी वनस्पति का प्रकार है। ये उन इलाकों में हमें दिखती है जहां पर हमें बहुत ज्यादा मात्रा में बारिश होते हुए दिखती है। तो बारिश होती है इसीलिए हम लोग इसे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन या फिर हम लोग इसे वर्षा वन के नाम से भी पुकारते हैं। भारत के अंदर अगर हम लोग देखें कि जो हमारा पश्चिमी घाट है, इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, आप सभी को पता है कि ये हमारा
पश्चिम का इलाका है और इधर का जो हमारा ये क्षेत्र है इसे हम लोग पश्चिमी घाट कहते हैं। तो भारत का ये जो पश्चिमी घाट है, तमिलनाडु के आसपास का जो क्षेत्र है, लक्षद्वीप हमारा हुआ, अंडमान निकोबार आइलैंड हुआ और उत्तर पूर्व के जो हमारे राज्य हैं, यहां पर हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन देखते हैं, क्योंकि यहां पर बहुत अच्छी मात्रा में हम लोग बारिश होते हुए देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि जिस क्षेत्र में, तो मुख्य तौर पर किस इलाके को हम लोग उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन या फिर वर्षा वन कहते हैं। कोई कैटेगरी तो होगी कि कितनी बारिश पर हम उस इलाके को सदाबहार वन कहेंगे। तो बताया गया है दोस्तों कि जिस इलाके में 200 सेंटीमीटर के आसपास की बारिश एक साल के अंदर होती है। अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर 200 सेंटीमीटर के आसपास या फिर उससे ज्यादा बारिश होती है, तो ऐसे इलाके के अंदर जो हमारी मौजूद वनस्पतियां होती हैं उनको हम लोग उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। और यहाँ का जो मौसम होता है ना, शुष्क होता है। शुष्क मतलब सुहाना मौसम होता है ना, लाइट मौसम आपको दिखता है। तो ऐसे हमारे इलाके जहां पर आपको 200 सेंटीमीटर से ज्यादा की बारिश होते हुए दिखती है एक साल में और वहां का मौसम शुष्क होता है, तो ऐसे क्षेत्र के अंदर पाई जाने वाली जो हमारी वनस्पतियां होती हैं उनको हम लोग सदाबहार वन या फिर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन या फिर वर्षा वन के नाम से भी हम लोग इनको पुकारते हैं, है ना। और आप देखते हैं कि ऐसे वन में लगभग क्या होते हैं, आप देखते हैं कि हर किस्म के पेड़ और झाड़ियां हमें मिल जाते हैं। सदाबहार वनों के अंदर अगर हम लोग देखें ना, तो हमें हर प्रकार के पेड़ दिख जाते हैं। सदाबहार वन भैया हर साल बारिश हो रही है, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा की बारिश आपको दिखती है, तो यहाँ पर अच्छी मात्रा में हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार के क्या दिख जाते हैं, आपको पेड़ दिख जाते हैं। उसी के साथ हमें भिन्न भिन्न प्रकार की झाड़ियां दिख जाती हैं और उसी के साथ साथ हमें भिन्न भिन्न प्रकार की शाख भी दिख जाती हैं। तो इनको हम लोग क्या करते हैं, आप देखते हैं कि अपने उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों के अंदर हम लोग इनको देखते हैं। अच्छा, इस वन के अलग अलग पेड़ साल के अलग अलग महीनों में क्या करते हैं, अपने पत्ते गिराते हैं। जैसे हमने बताया ना कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन ऐसे इलाके हैं जहां पर अच्छी मात्रा में बारिश होती है और अच्छी मात्रा में बारिश होने की वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के हमें पेड़ दिखते हैं। और ये जो अलग अलग प्रकार के पेड़ होते हैं ये क्या करते हैं, ये अलग अलग महीने में अलग अलग मौसम के हिसाब से क्या करते हैं, अपने पत्तों को गिराते हैं। और इसीलिए हम लोग क्या देखते हैं कि इसीलिए यहाँ पर एक ऐसा नहीं होता कि सारे जो यहाँ पर पेड़ हैं वो एक साथ ही क्या करते हैं, अपने पत्ते को गिराते हैं, क्योंकि यहाँ पर मौजूद जो अलग अलग पेड़ हैं उनके जो नए पत्ते आने का समय होता है वो एक दूसरे से अलग होता है। तो कुछ जनवरी के अंदर अपने पत्तों को गिराते हैं, कुछ अप्रैल के अंदर अपने पत्तों को गिराते हैं, फिर उसमें नए पत्ते आते हैं। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर अच्छी मात्रा में बारिश होती है, यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ मौजूद हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की झाड़ियां मौजूद हैं, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा की बारिश यहाँ पर होती है। और हम देख पा रहे हैं कि लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, असम के आसपास का क्षेत्र हुआ, तमिलनाडु का तटीय इलाका हुआ, ये भारत के ऐसे इलाके हैं जिन्हें हम लोग उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन या फिर वर्षा वन कहते हैं। और साल के अलग अलग महीनों में यहाँ पर मौजूद जो हमारे अलग अलग पेड़ हैं, आप देखते हैं कि उनके पत्तियां गिरती हैं और इसी वजह से सारे एक साथ यहाँ पर अपने पेड़ों की पत्तियों को नहीं गिराते और इसीलिए हम लोग इसे सदाबहार वन कहते हैं। और आप देखते हैं कि इस वन में हमें कई स्तर दिख जाते हैं, है ना। तो आप क्या देखते हैं कि ये जो हमारा सदाबहार वन है इसके अंदर हमें क्या दिख जाता है, इसमें हमें अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां देखने को मिलती हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि सर सदाबहार वन में हमें कौन कौन से प्रकार की हमारी वनस्पतियां हमें देखने को मिलती हैं। चलिए एक एक कर आप सभी के साथ डिस्कस करते हैं कि मुख्य तौर पर हमारी सदाबहार वन में हमें किस किस प्रकार की वनस्पतियां देखने को मिलती हैं, है ना। जो हमारी ये सदाबहार वन है इसके अंदर हम लोग किस किस प्रकार की जो हमारी वनस्पति होती है उसको देखते हैं, एक एक कर उसको समझने की कोशिश करते हैं। सदाबहार वन के अंदर हम लोग एबोनी, मोहगनी, उसी के साथ देखते हैं रोजवुड, रबड़, सिनकोना, ये कुछ हमारी वनस्पतियां या फिर पौधों के नाम है, पेड़ों के नाम है जो हमें सिर्फ सदाबहार वन के अंदर ही देखने को मिलते हैं, है ना। चलिए मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। आप देख पा रहे हैं कि इबोनी हुआ, ठीक है, मोहगनी हुआ, उसी के साथ आप देखते हैं कि सिनकोना हुआ, उसके बाद आप देखते हैं कि रबड़ हुआ, रोजवुड हुआ। तो ये जो हमारे अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां हैं, ये सभी वनस्पतियां हमें कहाँ मिलती हैं, ये सभी वनस्पतियां हमें सदाबहार वनों के अंदर देखने को मिलती हैं। और उसी के साथ हम देखते हैं कि इसी प्रकार के वन में, इसी प्रकार के जंगल में हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, हमें मुख्य तौर पर हाथी दिखता है, हमें दिखते हैं बंदर, है ना। उसी के साथ हमें दिखता है लेमार, ये लेमार होता है दोस्तों, हमें हिरन दिखता है और घोंगा, बिच्छू, है ना, चमगादड़, और उसी के साथ हमें स्लॉथ, ये स्लॉथ होता है दोस्तों, है ना। ये अलग अलग प्रकार के जानवर हमें देखने को मिलते हैं। तो सदाबहार वन या फिर जिसे हम लोग वर्षा वन कहते हैं, ऐसे इलाके हुए जहां पर साल में 200 सेंटीमीटर की ज्यादा के आसपास की बारिश होती है। भारत का लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड, उत्तर पूर्व के राज्य, वहां पर ये ऐसे क्षेत्र हैं। यहाँ पर साल के 12 महीने में आपको हरियाली दिखती है। यहाँ की जो मुख्य आपकी वनस्पतियां हैं उनके नाम हैं मुख्य तौर पर इबोनी, महगोनी, सिनकोना, रबड़ और रोजवुड। ये जानवर हमें यहाँ पर दिखते हैं। हाथी हुआ, बंदर हुआ, लेमर हुआ, हमारा हिरन हुआ, स्लॉथ हुआ,
और आप देख पा रहे हैं कि घोंगा और आपका मुख्य तौर पर ये सभी जानवर हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो अभी भारत के अंदर मौजूद जो हमारी सबसे पहली प्रकार की वनस्पति का रूप था, जिसे हम लोग उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन या फिर वर्षा वन के नाम से पुकारते हैं, उसके बारे में डिस्कशन किया। ये कहां पर, ये कौन से राज्यों में देखने को मिलती है, इसकी यहाँ पर कितनी प्रकार की बारिश होती है, कैसा यहाँ का मौसम होता है, यहाँ पर कौन कौन सी वनस्पतियां देखने को मिलती हैं और कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, उसको हमने समझा। अब आगे बढ़ते हुए दोस्तों हम लोग आप सभी के सामने डिस्कस करेंगे उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में। किसके बारे में डिस्कशन करेंगे? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। क्या होता है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन? चलिए समझते हैं। भारत के वो हिस्से, ध्यान से देखिएगा, भारत के वो हिस्से जहां पर आप लोग देखते हैं कि भारत के वो हिस्से जहां पर आप क्या देखते हैं, जहां पर आपको पतझड़ वन दिखता है ना, कि ऐसे हमारे जंगल जहां पर आपको क्या दिखता है दोस्तों, जहां पर आपको 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर की बारिश एक साल में होते हुए दिखती है। जहां पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी उनको हमने उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन या फिर वर्षा वन के नाम से पुकारा। वहीं भारत के ऐसे इलाके जहां पर आपको अधिकतर पतझड़ दिखती रहती है, वो ऐसे हमारे जंगल जहां पर आप देखते हैं कि जो वनस्पतियां होती हैं वो साल के पूरे 12 महीने में अपने अंदर पौधों को नहीं रख पाते हैं, पत्तियों को नहीं रख पाते हैं। ऐसे भारत के जंगल या फिर वन जहां पर 70 सेंटीमीटर से आप देखते हैं कि 200 सेंटीमीटर के आसपास की बारिश होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है। इस प्रकार के वनों को, इस प्रकार के जंगलों को, इस प्रकार की वनस्पतियों को हम लोग किस नाम से पुकारते हैं? पर्णपाती वन। के यहाँ पर आपको पतझड़ देखने को मिलता है ना। गर्मी के मौसम में आप लोग देखते हैं कि इस प्रकार के जो हमारे ये वन होते हैं या फिर जो वनस्पति का प्रकार होता है, इनकी जो पत्तियां होती हैं वो बहुत तेजी के साथ आपको गिरते हुए दिखती हैं। तो भारत के अंदर पाई जाने वाली ये हमारी दूसरे प्रकार की वनस्पति है, जिसको हम लोग कह रहे हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती वन का मतलब है कि भाई यहाँ पर पतझड़ होती है, या फिर यहाँ के जो पत्तियां होती हैं इन पेड़ों की वो गिरती रहती हैं। 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर की यहाँ पर बारिश होती है मात्र एक साल के अंदर। ज्यादा अच्छी बारिश आपको दिखती नहीं है और इसी वजह से आप देखते हैं कि गर्मी के मौसम में यहाँ पर बहुत तेजी के साथ क्या होते हैं? पतझड़ गिरते हैं और इन्हीं को हम लोग मानसून वन भी कहते हैं। इनको क्या कहा जाता है? इनको